हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 29 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और इस मॉक सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन इस मॉक सीरीज में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉक सीरीज है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। और डेली रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा आपको ये मॉक सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, पीएम श्री योजना संबंधित है किस क्षेत्र से? शिक्षा से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी है। पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेंगे और वर्ष 2022-23 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 27,360 करोड़ रुपए की लागत से पीएम श्री प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। तो पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये संबंधित है शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ हो गया है और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की है। अब ई पोर्टल के माध्यम से 5 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 119 राजकीय महाविद्यालय, 21 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय सहित उच्च शिक्षा निदेशालय के समस्त ई गवर्नेंस कार्यों के शैक्षणिक प्रबंध, वित्त एवं लेखा प्रवेश परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया, इसके अलावा सूचना एवं कार्मिक सेवा सहित करीब 40 मॉड्यूल पर ऑनलाइन कार्य किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के नए ध्वज के किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो देखिए, नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नीला अष्टकोण के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह नया चिन्ह सेंट जॉर्ज क्रॉस की जगह ले रहा है। ये ध्यान रखेंगे, किसकी जगह ले रहा है ये भी आपको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये नया जो चिन्ह है, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस की जगह ले रहा है, जो अंग्रेज शासन ने नौसेना ध्वज पर चित्रित किया था। नए पताका में ऊपरी कैंटन पर राष्ट्रीय ध्वज और नीला अष्टकोणीय आकार शामिल है, जो देवनागरी में नौसेना के आदर्श वाक्य सामने वर्ण, नौसेना का आदर्श वाक्य है शाम ने वरुण।
तो नौसेना के आदर्श वाक्य सामने वरुण के साथ दृढ़ता और ढाल पर लगाए लंगर के ऊपर है। तो ये ध्यान रखेंगे। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नीला अष्टकोण के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड के राजनीतिक चाणक्य की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, पुरिया नैथानी जो हैं ये मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के सफल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ और निपुण सेना नायक के अतिरिक्त ऐसे उच्च शिक्षाविद थे जिन्हें उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी भाषाओं का भी ज्ञान था। तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका। जो आपके पुरिया नैथानी हैं इन्हें उर्दू, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है उत्तराखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में शुरू हुआ? देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो औपनिवेशिक संघर्ष है ये शुरू हुआ था किस काल में? गोरखा काल में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, जनवरी 1790 ईस्वी में गोरखों ने अमर सिंह थापा, हस्ती दल चौतरिया व शूरवीर थापा के नेतृत्व में कहाँ आक्रमण किया था? कुमाऊं पर आक्रमण किया और गोरखा सेना दो टुकड़ों में बट गई थी। एक सेना काली नदी पार कर सौर क्षेत्र में प्रवेश व दूसरी सेना दूसरी सेना जो है इसने विशुंग पर अधिकार कर लिया था और ये सेना अल्मोड़ा की ओर बढ़ी। और वर्ष 1970 ईस्वी में हवालबाग में हुए साधारण युद्ध में चंद राजा महेंद्र चंद परास्त हो गए थे और अल्मोड़ा किले पर किसका कब्जा हो गया था? गोरखों का कब्जा हो गया था। और कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार या सुब्बा जोगमल्ल शाह को नियुक्त किया गया और कुमाऊं पर गोरखा का अधिकार 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा और इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा? गोरखों का 25 वर्षों तक। तो ये ध्यान रखेंगे, 25 वर्ष तक शासन किया गोरखों ने। अगला क्वेश्चन देखें, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, विवेकानंद कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1924 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में कटारमल के पास स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में किसने की थी? डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय इकाई है और इस अनुसंधान द्वारा खोजे गए मटर की किस्म BL03 और सोयाबीन की जो किस्म है ये BL52 है। तो ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, टिहरी में स्थित है आपका सेमिनार नाट्य क्लब और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी भवानी दत्त उनियाल ने। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई? वर्ष 1917 ईस्वी में भवानी दत्त उनियाल के द्वारा की गई और इसके अलावा राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी भी आपके कहाँ पर स्थित है? टिहरी में ही स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। इसका आधार था भाषा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला है आपका मंडाण नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, मंडाण जो नृत्य है आपका, इसकी मुख्य विशेषता बतानी है क्या है? तो इस नृत्य की मुख्य विशेषता है क्या? एकाग्रता। ऑप्शन
थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंडाण जो नृत्य है इसकी विशेषता क्या है? एकाग्रता। मंडाण नृत्य जो है ये टिहरी व उत्तरकाशी, टिहरी व उत्तर काशी में किया जाता है और इस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है तो कौन सा ये नृत्य है? ये है आपका मंडाण नृत्य, जिसे केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडाण नृत्य को 4 तालों में किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? एकाग्रता। चलिए अगला है आपका कमलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? देखिए कमलेश्वर मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? उद्योगपति बिड़ला ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमलेश्वर जो मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी जनपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था? कमलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया पूछ लिया जाए तो आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। और जबकि जीर्णोद्धार की बात करें तो किसके द्वारा? उद्योगपति बिड़ला ने इसका जीर्णोद्धार किया था। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल में कहाँ पर? श्रीनगर में यह मंदिर स्थित है, जो कि महादेव यानी भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह गढ़वाल में स्थित प्राचीन शिवालयों में से एक है। और कमलेश्वर मंदिर जो है ये किस रूप में प्रसिद्ध है? पुत्रदाता, पुत्रदाता के रूप में यह मंदिर प्रसिद्ध है। संतान प्राप्ति हेतु बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हाथ में दिया रखकर महिलाएं इस मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं। अगला क्वेश्चन है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में? ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी, किस नदी? काली नदी के किनारे स्थित एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है और यह सन 2000 से कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और देखिए क्वेश्चन के साथ आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है और यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो आप करेक्ट करके आए, इसलिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए जाते हैं जो कि क्वेश्चन से ही रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए चंबल जो परियोजना है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंबल परियोजना जो है ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इसके अंतर्गत चंबल नदी पर कितने बांध? 3 बांध। कौन कौन से बांध? देखिए गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़, तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कि कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, और कोटा बैराज इस पर बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कोटा बैराज भी 3 जो बांध है इसके अलावा एक कोटा बैराज भी बनाया गया है इस पर। और इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हुआ है। और इसकी सिंचाई क्षमता की बात करें तो इसकी सिंचाई क्षमता है 5 लाख हेक्टेयर। और विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी 386 मेगावाट चंबल परियोजना की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN का केंद्रीय कार्यालय स्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण और अनुवाद
अनुसंधान केंद्र है और यह संस्थान भारत के सबसे पुराने अनुसंधान केंद्रों में से एक है। और देखिए इस संस्थान की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1918 ईस्वी में सर रॉबर्ट मैककैरिसन सर रॉबर्ट मैककैरिसन किसके द्वारा, रॉबर्ट मैककैरिसन द्वारा तमिलनाडु के कुन्नूर में कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, यह जो संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई, वर्ष 1918 ईस्वी में सर रॉबर्ट मैककैरिसन द्वारा तमिलनाडु के कुन्नूर में कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से हुई थी। और लेकिन वर्ष 1959 ईस्वी में वर्ष 1959 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN नाम दिया गया और इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, हैदराबाद में किया गया। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश की आबादी के विभिन्न वर्गों में आहार और पोषण की समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने के प्रभावी तरीके निकालना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो आयोग जो है वो तो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको हर तरीके से याद रखना होता है। देखिए भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वे वर्ष 1911 ईस्वी में हुई थी, जब इलाहाबाद नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। तो तब इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्ष 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। कौन कौन से ये नवनिर्मित निगम थे, एक तो था भारतीय विमान निगम, पहला था भारतीय विमान निगम और दूसरा था एयर इंडिया। दूसरा कौन सा था, एयर इंडिया। तो वर्ष 1993 ईस्वी में 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया और ये निगम थे भारतीय विमान निगम और दूसरा था एयर इंडिया। भारतीय विमान जो निगम है, भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक जो भाग हैं, तो देश के आंतरिक भागों के समीपवर्ती देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, श्रीलंका, इसके अलावा म्यांमार तथा मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। जबकि एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। और वर्ष 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, पहले तो दो निगमों की स्थापना की गई, लेकिन वर्ष 1981 ईस्वी में एक तीसरे निगम की स्थापना की गई। तीसरा एक निगम था जिसकी स्थापना की गई, इसका नाम क्या था, वायुदूत था। इसका नाम था वायुदूत। तो वर्ष 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए किसके लिए किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई और जिसका बाद में किसमें विलय कर दिया गया, बाद में इसका विलय भारतीय विमान निगम में कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर तरीके से आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, जिन लोगों को नहीं पता है तो पता चल जाएगा, नई दिल्ली में। यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन थे, पंडित श्री राम शर्मा थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 मार्च 2002 को हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में
विधेयक पारित हुआ था और 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई थी और इस विश्वविद्यालय का संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है? वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज द्वारा इसका संचालन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो देखिए आप सभी को पता रहना चाहिए कि कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म थी वो कौन थी। तो आपको पता रहेगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं जल्दी से। तो देखिए कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म की अगर हम बात करें तो ये कौन सी थी? ये थी मेघा आ। नोट कर लीजिएगा, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी मेघा आ, जो कि वर्ष 1987 में रिलीज हुई थी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके निर्देशक कौन थे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन थे? काका शर्मा। काका शर्मा मेघा आ फिल्म के निर्देशक थे और ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी, तो दूसरी कुमाऊनी फिल्म का नाम था क्या? चेली। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो आपको याद रखना है जगवाल। राज्य की प्रथम फिल्म है जगवाल फिल्म, जो वर्ष 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जगवाल फिल्म के नायक कौन थे? पारेश्वर गौड़ और नायिका थी कुसुम बिष्ट। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए दून घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है उपोष्ण जलवायु, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दून घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है दून घाटी क्षेत्र में। देखिए मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाए जाने वाली जो क्षैतिज व चौरस घाटियां होती है तो उनको क्या कहा जाता है? उनको ही दून कहा जाता है। मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व चौरस घाटियों को दून कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भाग में दून घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर भाग में से द्वार कहा जाता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 350 मीटर से लेकर 350 से लेकर 750 मीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है। और राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। राज्य का सबसे बड़ा दून है देहरादून, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 24 से लेकर 32 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पतली तथा कोटा नामक दून जो है ये कहाँ पर स्थित है? पूछ लिया जा सकता है। राज्य में पतली और कोटा नामक दून किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है नैनीताल जिले में पतली और कोटा नामक दून स्थित है। और पतली दून नैनीताल के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि कोठारी और चौखम दून, कोठारी व चौखम दून किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में। दून घाटी क्षेत्रों में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, रानीखेत स्थित झूला देवी मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए आपका झूला देवी जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रानीखेत में। और इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1935 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, वर्ष 1935 ईस्वी में। और बात करें रानीखेत की तो रानीखेत जो है ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आता है। और ये एक पर्यटक स्थल है। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत एक पर्यटक स्थल है और यह झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। और रानीखेत को पहले झूला देवी और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। रानीखेत जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी पूछा जा सकता है। तो एक नदी है यहाँ पे जिसका नाम है गगासगाड़। गगासगाड़ तो इस गाड़ के तट पर स्थित है। और वर्ष 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? रानीखेत
में स्थापित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 से रानीखेत में है। और आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई पूछ लिया जाए। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में हेनरी रैमजे ने की। और अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी को लाइक कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत से ये सेशन बनाया जाता है। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, साथ ही साथ इसको टाइप करने में और रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस सेशन को। और आप सभी को ये सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत किसने की थी। देखिए अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत की बात करें तो कब इसकी शुरुआत हुई थी। अल्मोड़ा में 1860 ईस्वी में हुई थी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी। और किसने इसकी शुरुआत की थी। देवी दत्त जोशी ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवी दत्त जोशी ने इसकी शुरुआत की थी। और कुमाऊं में होने वाली जो रामलीला है वो किस शैली की है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा शैली की। तो ये जो कुमाऊं में रामलीलाएं होती हैं ये अल्मोड़ा शैली की है। इनकी शैली है अल्मोड़ा, ये ध्यान रखेंगे। तो सभी पॉइंट आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं और अलग अलग बुक्स से कलेक्ट करके मैं आप सभी लोगों के लिए ये पॉइंट्स लेके आती हूँ। तो आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो हो सके नोट डाउन कर लीजिए। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह आपको वन लाइनर प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों ने वन लाइनर सीरीज़ नहीं देखी है तो जल्दी से आप सभी लोग स्टडी विद एम पर विजिट करके उसको फॉलो जरूर कर लीजिए। आज का जो वन लाइनर सीरीज था काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए और यूनिक दिए गए थे। तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।